चलो तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। एम्पियर सर्किट वाला तो पढ़े ही हूँ। एम्पियर सर्किट वाला क्या होता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई, ये पढ़े हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है विदाउट एनी ब्रेक, ऐसे हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे, जैसे मान लो कि लॉन्ग वायर है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड वायर, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, मान लो आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, जब आर इन्फिनिटी हो। तो इसके चलते जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, जैसे यहाँ पे 10 टेस्ला है तो यहाँ पे 2 टेस्ला हो गया, यहाँ पे 1 टेस्ला हो गया, यहाँ पे 0.5 टेस्ला हो गया। इस तरह से डिक्रीज होते 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 जब यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बताया था, ठीक है। तो मैक्सवेल एक एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सवेल ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कैपेसिटर लिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके इसमें की लगा दिया, ठीक है। इसमें हमने की लगा दिया, ये मान लो कि V है और इसका कैपेसिटेंस C है। तो जिस इंस्टेंट पे Q इक्वल टू सी भी हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे वो, जैसे इसको हमने कैपिटल Q ले लिया, कैपिटल Q इक्वल टू सी भी ले लिया, तो एक इंस्टेंट हम लेते हैं जब इस पे स्मॉल q है और इस पे क्या है, माइनस स्मॉल q है, और स्मॉल q इज लेस देन क्या है, कैपिटल Q है। स्मॉल q क्या है, लेस देन कैपिटल Q है, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या होगा, इससे करंट फ्लो होगा, इसको हमने मान लो कि क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया और यहाँ पे जस्ट इनसाइड द कैपेसिटर और जस्ट आउटसाइड द कैपेसिटर, ठीक है। तो अब इसमें तो स्पेस नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, यानी कि एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के जैसे मान लो कि इसका रेडियस आर है, तो इस पॉइंट से एक एम्पियर सर्किट हम ड्रॉ किए और इस पॉइंट से पास करता भी हमने क्या किया, एक एम्पियर सर्किट ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसका हमने नाम दे दिया C1 और इसका नाम दे दिया हमने C2, समझे, देख के आए हो, C1 C2 दे दिया, ठीक है। इसमें करंट कितना था, I, ठीक है। तो अब इसके लिए फॉर C1 के लिए अप्लाई किया तो ये लिख देंगे B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, क्या होगा, यहाँ पे तो करंट होगा, कैपेसिटर के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। जब C2 के लिए अप्लाई किया फॉर C2 तो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इसको C2 कर देते हैं, इसको C1 कर देते हैं। तो C2 में बताओ यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्लेट के जस्ट आउटसाइड है, प्लेट के जस्ट इनसाइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड समथिंग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो एक नीडल को उन्होंने, मैग्नेटिक नीडल को जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, इसको यहाँ पे रखा तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन हुआ। दैट मीन्स यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एम्पियर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड समथिंग है और यहाँ पे नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो नहीं सकता कि जस्ट यहाँ तक हो उसके बाद में जीरो हो जाए। तो कहा मैक्सवेल ने सोचा कि इसमें सम, इस फॉर्मूला में सम इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि समथिंग इसमें मिसिंग है, ठीक है। और उस मिसिंग टर्म को इन्होंने नेम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट और इसको मॉडिफाई किया। और मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाई ऐसे किया उन्होंने, कल सब कुछ मैं कराया था, म्यू नॉट
और यहाँ पे IC प्लस ID लिखा। IC क्या है? कंडक्शन करंट, जो ये चार्ज के फ्लो ड्रिफ्ट होने से जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है? कंडक्शन करंट। और ID क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इन्होंने, ये तुम्हारा क्या है? कंडक्शन करंट है, करंट है, और इसको नेम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट यहाँ पे नेम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और ऐसा ही नियम नहीं दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट और इसका मैग्नीट्यूड ऐसा ही नहीं लिख दिया कि ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt। इसके लिए बहुत उन्होंने मशक्कत किया। ठीक है, बहुत मेहनत किया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जानते हो? नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं जानते हो? जो फ्लूइड में था A1 V1 इक्वल टू A2 V2 कुछ था ना, तो उस यूज किया उसको वेक्टर फॉर्म में। तो उसके बाद में ये फार्मूला ड्राइव होता है, जो कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है। तो तुमको बस याद रख लेना है डिस्प्लेसमेंट करंट इतना ही होता है। ठीक है, और इस फार्मूला को अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt। और इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इसको मॉडिफाइड करके ये कर दिया। तब बोलोगे कि क्या अभी तक हम पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे? तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वेरी कर रहा था, नहीं तो वहाँ भी गलत हो जाता। अभी तक हमने मैग्नेट में ही पढ़ा था इसको, तो वहाँ पे तो कोई करंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा था, इसीलिए वो सभी जगह क्या आया? हमारा सही आया। अदरवाइज वहाँ भी गलत हो सकता था। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन से इसको वेरीफाई किया तो दोनों जगह मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था? मैग्नेटिक फील्ड का सेम आ रहा था, और प्रैक्टिकली भी इतना ही आया। ठीक है, तो चलो इसको नोट तो करना नहीं है। तो अब हम इसको देखो ऐसे करते हैं। यहाँ पे करंट है तुम्हारा I, और ये मान लो कि यहाँ पे है Q, यहाँ पे है -Q, और ये है तुम्हारा C1, और ये है तुम्हारा C2, और इसको एक हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फॉर C1 के लिए हम करते हैं, फॉर C1 या ऐसे लिख दो B डॉट DL C1 के लिए इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID। तो देखो यहाँ पे तो कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये पढ़ रखे हो कि क्या बोलते हैं, कैपेसिटर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है, याद है ना? कैपेसिटर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, आउटसाइड होता है 0, इनसाइड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहा हूँ इसलिए बार बार मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो कि प्लस सिग्मा है और यहाँ पे माइनस सिग्मा है, तो बताओ सीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जैसे मान लो कि हमने ए पॉइंट ले लिया A, इस पॉइंट को हमने लिख दिया B, और इस पॉइंट को हमने लिख दिया C। ए पे देखते हैं, इस पॉजिटिव के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? कैसे? ऐसे, ऐसे होगा। पॉजिटिव के चलते अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ई पॉजिटिव ऐसे हो जाएगा, और निगेटिव के चलते कैसे होगा? टुवार्ड्स द चार्ज, तो ई माइनस हो जाएगा। तो ई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई प्लस माइनस ई माइनस, ये सब कुछ मैं पढ़ाया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा? 0। माइनस है ना, 0 हो जाएगा। अच्छा, बी पॉइंट पे बताओ, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट के चलते
इस साइड हो जाएगा E प्लस, और निगेटिव प्लेट के चलते तुम बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो EB इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, E प्लस E माइनस, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है तो Q अपॉन में A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, तो C1 पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, कैपेसिटर के आउटसाइड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम B, और ये हो जाएगा 2 पाई R, मान लो कि रेडियस R है, और म्यू नॉट टाइम्स IC, और ID कितना हो जाएगा D 0, और इसमें करंट I है, तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R, ये B1 मान लो। ठीक है, यहाँ पे हो गया इतना। अच्छा, अब ये चीज़ तो याद ही है। अब हम करते हैं फॉर C2 के लिए, तो C2 के लिए हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID। तो IC क्या होता है, कंडक्शन करंट, ये क्यों कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, और ID क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम लिख देंगे B, यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई R, और यहाँ पे लिख देंगे म्यू नॉट, यहाँ पे तो कोई चार्ज फ्लो हो नहीं रहा है, तो 0 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। और अभी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स E इक्वल टू E डॉट ये होता है, और जैसे ये पैरेलल प्लेट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू A और कॉस 0, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी फाई ई डी टी, ये कितना हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी टी, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओ, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी, डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम इस सब के जगह पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, म्यू नॉट आई, और बी 2 कर दो, तो अपन में कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो गया। यानी कि दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए इक्वल हो गया, और दोनों जगह मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो भी ये सेम आ रहा था। ठीक है, तो प्रूव कर दिया कि हाँ ये फार्मूला क्या है, कंसिस्टेंट है, वो फार्मूला क्या है, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उसमें समथिंग मिसिंग है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। बुकलेट तो तुमको नहीं मिला है, ले जाओ। अब तुम बुकलेट में खोलो, पेज नंबर खोलो 7, और इसमें दिया हुआ है, यहीं तक कराया था ना, डिस्प्लेसमेंट करंट एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है, दैट दिया हुआ ए डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस सेम फिजिकल इफेक्ट एज द कंडक्शन करंट, दस डिस्प्लेसमेंट करंट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे कंडक्शन करंट करता है। ठीक है, तो जैसे एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, एक कैपेसिटर है, इसमें करंट मान लो कि आई फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, और ये क्या हो जाएगा, आई डी हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस रीजन में, अच्छा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे होगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? हमने क्या बताया था कि इसको इस तरह से अपने कर्ल को घुमाओ कि करंट के डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अंदर होगा और यहाँ पे बाहर होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसे हो जाएगा। बताओ यस और नो, ऐसे हो जाएगा। करंट ऐसे है, अच्छा ऐसे, अच्छा एक मिनट हो गया। तो इसमें करंट क्या होना चाहिए, ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए और यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ? ऐसे बनाएंगे। अब जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके इस के टेंजेंट के लॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके टेंजेंट के लॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके टेंजेंट के लॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके टेंजेंट के लॉन्ग होगा। समझ गए? अच्छा, अब इस चीज को मान लो कि हम ऐसे कर देते हैं, प्लेट अभी तो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि प्लेट को हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, समझ रहे हो ना, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अगर इस प्लेट को हमने ऐसे कर दिया तो कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे इस चीज को बनाया हुआ है, देख रहे हो, बी पार्ट में देखो, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो ना? इस प्लेट को हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ए हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। समझ गए कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है और मैग्नेटिक फील्ड का करंट। तो स्टेशनरी चार्ज और कोई ऐसा बताओ जो दोनों प्रोड्यूस करे, मूविंग चार्ज विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो क्या रिप्रेजेंट प्रोड्यूस करता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो स्टेशनरी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज विथ यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज स्टीडी करंट ओनली प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो दोनों प्रोड्यूस कर दे एक साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर दे। एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली सॉरी मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मूविंग चार्ज का विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो ओसिलेट कर रहा है या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लिखो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लिए। ये पेज नंबर है 8-9। या समझा दूं, बुकलेट से पढ़ लोगे, थ्योरी तो है। तो बुकलेट में लिखाया गया है कि स्टेशनरी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
और कोई चार्ज पार्टिकल जो ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल का मीनिंग क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जो दोनों प्रोड्यूस करता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर और वेरिइंग होता है, दोनों टाइम के साथ चेंज करता है। जैसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा। तो ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। देखो मैं लिखाया हूँ, ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और बता दूँ, तो कोई चार्ज ओसिलेट कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट है, वो लाइट रेडिएट करेगा। तो लाइट रेडिएट करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये ओसिलेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर इसका ओसिलेशन का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, न्यू नॉट होगा। अगर मान लो कि ये सर्कुल में सर्कुलेट कर रहा है तो इसका भी टाइम पीरियड होगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी होगा। इसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू1 है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा उसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू1 ही होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ। देखो मैं लिखाया हूँ, ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड while a charge in uniform motion produces a magnetic field that does not change with time. Thus, neither stationary charges nor charges in uniform motion or steady current can produce electromagnetic wave. नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होना चाहिए, दोनों प्रोड्यूस होना चाहिए। According to Maxwell, an accelerating charge particle according to Maxwell, an accelerating charge produces electromagnetic waves. A charge oscillating harmonically with time is an example of accelerating charge particle. जो oscillate कर रहा है या सर्कुलर मोशन में कर रहा है उसका भी, वो भी क्या एग्जाम्पल है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का, हार्मोनिकली ऐसे एक फिक्स पीरियड के बाद में वो क्या हो, रिपीट हो। This charge produce an oscillating electric field in its neighboring और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये हार्मोनिकली करेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हार्मोनिकली चेंज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, और उसके चेंज होने से दोनों आपस में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, Thus the process continue because oscillating electric field और magnetic field act as a source of each other. Thus an oscillating charge as a source of electromagnetic wave. तो तुमको इसमें क्या याद रखना है कि oscillating charge particle और accelerating charge particle is a source of electromagnetic wave. और दूसरा मैं लिखाया हूँ, the frequency of electromagnetic wave is equal to the frequency of oscillation of charge. ठीक है, द एनर्जी कैरीड बाई, ये तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, समझ गया, इसमें तो कोई नहीं है। तो याद रखना है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। अच्छा, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या ओसिलेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या होगा, जो इसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगा। ठीक है, वही इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा। ठीक है, उसके बाद में बस ये तो इसी टाइप से है। उसके बाद में है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। तो वेव का कौन सा नेचर होता है, जल्दी बताओ। वेव तो पढ़ के आए हो तुम लोग। दो टाइप का वेव होता है, एक वो 11th में पढ़ के आए हो, बताओ। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है,
ट्रांसवर्स क्या होता है? देखो, जैसे वेव जब प्रोपगेट करता है तो दो टाइप से करता है। एक होता है वेव प्रोपगेट ऐसे करता है ऐसे, और एक वेव होता है ऐसे। ये प्रोपगेट ऐसे कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर ओसिलेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। और इसका एग्जांपल क्या है? लाइट वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है? लाइट वेव। और दूसरा वेव होता है जो जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है उसी डायरेक्शन में ओसिलेट भी करता है। इसका एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। इसका एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। और इसका एग्जांपल क्या है? लाइट वेव। ठीक है, तो ये क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है, और ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी किया जाता है जो 11th में। ठीक है, समझ गए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स नेचर का है। इसमें जो फील्ड होता है और जो प्रोपगेट करता है वो तीनों वो क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें क्या होता है? दो फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि जो फील्ड है वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट करेगा। यानी कि जैसे ये वेव प्रोपगेट कर रहा है ऐसे, तो इसमें फील्ड क्या होगा? ऐसे ऐसे प्रोपगेट करेगा, ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें दो फील्ड है तो दोनों कैसे करेगा? दोनों परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ये जेड डायरेक्शन में है, ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा वाई है, प्रोपगेट कर रहा है जेड में। तो सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वाई में प्रोपगेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? एक्स में ओसिलेट करेगा। ऐसे समझ रहे हो? प्रोपगेट किस में कर रहा है? जेड में। समझ रहे हो? और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ओसिलेट करेगा? सपोज करो वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में ओसिलेट करेगा? एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल होता है, तुम पढ़े नहीं हो। ठीक है, लाइट वेव या वेव ऑन स्ट्रिंग जो तुम पढ़े हो ना 11th में, वेव ऑन स्ट्रिंग, वो ट्रांसवर्स का एग्जांपल होता है। हम क्या करते हैं? एक स्ट्रिंग को वहाँ पे फिक्स कर दिए और उसको ऐसे ऐसे करे, तो उसमें जो वेव बनता है वो क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है ना। लेकिन हम साउंड वेव जो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तुम बोल के देखना, यहाँ पे प्रेशर वेरी करता है। ठीक है, और साउंड वेव जो प्रोपगेट होता है ऐसे 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 प्रोपगेट होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो लिखाया हूँ मैक्सवेल शोड दैट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक fields in an electromagnetic wave are perpendicular to each other and to the direction of propagation। ठीक है, तो चलो इसको मैं, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा जेड डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया एक्स, सपोज करो एक्स, और ये तुम्हारा क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, तो ये हो रख गया है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कुछ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे हो गया मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज करते करते फिर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे जीरो, फिर उल्टी डायरेक्शन में आ गया। ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में। और प्रोपगेट किस में हो रहा है? जेड में हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोपगेट करेगा, ऐसे। देखो इसमें, बुक में देख लो। इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ।
ऐसे, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो दो फील्ड जो है वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है ना। अच्छा, दोनों सेम फेज में है या डिफरेंट फेज में है, बताना इसको। सेम फेज में, एक बार जीरो, एक बार मैक्सिमम, एक बार जीरो, एक बार मैक्सिमम, ठीक है। तो इस केस में हम जैसे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि बी इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और E इक्वल टू हम लिखेंगे ई नॉट अब इसमें बताओ फेज डिफरेंस है, सेम फेज में है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे जीरो एक साथ, एक साथ यहाँ पे जीरो, एक साथ, अब एक प्लेन में है कि नहीं, तो एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम। चलो इसको बनाओ। ये तुम्हारा एक्स में है और ये तुम्हारा वाई में है। और एनसीईआरटी में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक में जैसे कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है, बी वाई वेक्टर इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये क्या होगा, आई कैप जे कैप में लिखा हुआ है ऐसे वेक्टर साइन पे। इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, यहाँ भी है, जेई में भी है, इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो समझ गए सब, समझ गए के क्या है, ये के क्या है, और के मैं पूछ रहा हूँ के क्या है, ये के जेड है, ओमेगा क्या है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिखा, प्लस लिख देते, माइनस क्यों लिखा, प्लस भी लिख सकते थे। ये भी होता है ना, के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी में क्यों लिखा। तो जब 11th का मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसको तुमको बस इतना ही अभी जान लो कि के जेड माइनस ओमेगा टी होता है तो मूविंग इन, जैसे कोई वेव इक्वेशन हमने लिखा, और तुम चाहो तो एस सी वर्मा के बुक में डिटेल से दिया हुआ है कि आया कैसे, लेकिन इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तुमको जेई या स्कूल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बस तुम ये याद रखो वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे गिवन है। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और किसके अलोंग ओसिलेट कर रहा है, वाई के अलोंग ओसिलेट कर रहा है। यहाँ माइनस है
तब वो मूविंग इन प्लस एक्स एक्सिस। यहाँ माइनस है, जैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाए या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाए तो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर यहाँ पे के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाए तो मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे निगेटिव है इसलिए वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और एक क्या चीज़ है, जैसे बी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर या सिंपली वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो वो सब लिख लो। देखो मैं लिखाया हूँ, पहले एक बार बुकलेट देखो, पेज नंबर 10। मैक्सवेल showed that electric and magnetic fields in electromagnetic wave are perpendicular to each other and to the direction of propagation। propagation के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। Consider a plane electromagnetic wave propagating along z direction, the electric field Ex along the x axis x direction and varies sinusoidally with z at a given time t। The magnetic field By is along the y axis and varies sinusoidally, साइन के फंक्शन में वेरी कर रहा है, ठीक है, with z axis। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसका इक्वेशन लिखा हुआ है और इसके लिए कुछ फॉर्मूला है वो तुमको लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिए। और अभी जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ पूरे PYQ में या NCERT जब सोल्व कराऊंगा तो यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, यही लिख लो। पहले के लिखो, क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। ठीक है। उसके बाद में ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू ओमेगा बाई सी। ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा बाई सी। इस फॉर्मूला को याद रखना है। और ये तो तुम जानते ही हो, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 1 में फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा। अच्छा, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। एसी क्या है, लाइट, ठीक है, जानते ही हो सब। और एक और रिलेशन होता है वो भी याद रखना है तुमको, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। इस रिलेशन को भी याद रखना है, इस रिलेशन को। और ये सब आया हुआ है, निकालने से, प्रूव करने से आया हुआ है, एक्सप्रेशन निकाला भी जाता है, ठीक है। तो अभी तुमको यहाँ पे जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो। ठीक है। अच्छा, अब एक कुछ दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये तुम देखो, पेज नंबर 12। बुकलेट का पेज नंबर क्या है, 12 पे जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, ठीक है। देखो दिया हुआ, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम ई इक्वल टू गिवन है
जे कैप गिवन है, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में। व्हाट इज बी एट दिस टाइम, बताओ कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 3 वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू वाट। अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था E इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है, यही फॉर्मूला लिखाया था। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई सी, तो ये हो जाएगा 6.3 अपॉन में 3 इंटू 10⁻8। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। चलो इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.1 इंटू 10⁻−8 टेस्ला। फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर 13 पे देखो जो क्वेश्चन गिवन है, तो इसको मिटा दो, हो गया, नोट करना है। अच्छा चलो, पेज नंबर, बुकलेट के पेज नंबर 13 पे देखो गिवन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई बी वाई इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला साइन 0.5 इंटू 10⁻3 x प्लस 1.5 11 t। अच्छा बताओ कि प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स, निगेटिव एक्स, ठीक है। अच्छा बताओ के कितना है, के एक्स, अभी मैं बताया के एक्स इंटू ओमेगा टी, तो जो टी का मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा, और जो एक्स वाई या जेड का मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो एक ही हमने फॉर्मूला लिखाया था, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। और टाइम पीरियड का हमने क्या लिखाया था, 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। इसको कर दो, लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई के, तो 2 पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, और के कितना है जल्दी बताओ, 0.5 इंटू 10⁻3। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या होता है मीटर, तो इसको लिख दो मीटर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। और न्यू ओमेगा कितना है जल्दी बताओ, 11 अपॉन में 2 इंटू 14, इसका यूनिट क्या हो जाएगा 8। चलो सोल्व करो। और राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ये पार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे जल्दी बता दो। ई, अच्छा ये बताओ, ये किस में होगा, किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, एक्स में प्रोपगेट करेगा, ये वाई में है तो जेड में होगा, तो ई जेड ई नॉट, ई नॉट हमको, हाँ तो सुनो तो पहले हम लिखेंगे ना ई नॉट, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ई नॉट साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 11t, ठीक है। अब ई नॉट तो गिवन नहीं है, तो वहां से हम फाइंड कर लेंगे। तो अभी मैं क्या बताया था, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी, ठीक है। तो बी नॉट गिवन है कितना 10⁻⁻7, और ये होता है 3 इंटू 10⁻8, तो आफ्टर सॉल्विंग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 वोल्ट पर मीटर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और कर दो।
तो ये लिख देंगे 60 वोल्ट पर मीटर, और ये कितना हो जाएगा साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t, ये हो जाएगा इसके इक्वेशन। इसमें कोई डाउट्स है तो पूछो। हाँ, जो यहाँ पे होता, अगर मान लो कि y होता तो प्रोपगेटिंग इन y डायरेक्शन, और मैंने बता दिया कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, चलो नोट करो, चलो नोट कर लो इसको। हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पेज नंबर 14। पूछो अगर कोई डाउट्स हो तो। इसमें ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव करंट का मैं कराऊंगा, PYQ में मैं बोला था लास्ट में कराने के लिए, और तुम लोग भी याद दिलाए नहीं मुझे। PYQ लेकर आए हो AC का? लेकर आए हो? क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। एक था ना, मैं बोला था कि 3 था, जैसे RMS से इतना नहीं। सेकंड देखो, सेकंड देखो, सेकंड। अच्छा दिखाओ तो, दिखाओ तो। सेकंड ही नहीं कराया था शायद, सेकंड ही नहीं कराया था। ठीक है, तो ये मैं कराऊंगा। और इस पे 2-3 क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, रिसेंट ईयर में आया हुआ है 22 में। जैसे ये तो था कि जैसे RMS से पीक वैल्यू जाने में कितना टाइम लगेगा, या 0 से RMS जाने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइप से है। तो मैं आज करा दूंगा, एक क्वेश्चन छूट गया था। चलो हो गया, नोट कर लीजिए इसमें। अच्छा, लाइट क्या है? लाइट वेव है। तो मैक्सवेल से पहले ये माना जाता था कि क्या बोलते हैं कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों क्या है, सेपरेट, अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने इसी फार्मूला से स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेजर किया, इस फार्मूला से। और लाइट का स्पीड किसने मेजर किया था? केवेंडिश ने, या कौन सा मेजर किया था, कौन साइंटिस्ट मेजर किया था? अच्छा, तो लाइट जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में एक साइंटिस्ट थे, एच वर्मा में उनका नेम दिया हुआ, कुछ पता नहीं क्या नाम है उनका। उन्होंने मेजर किया था स्पीड ऑफ लाइट। वो मेथड भी गिवन है, कौन मेथड से फाइंड किया था। तो उसमें आ रहा था 2.99 समथिंग समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैक्सवेल ने इस फार्मूला से मेजर करके दिखाया, तो दोनों का क्या है, या इक्वल आ गया। नहीं तो पहले ये समझा जाता था कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो मैक्सवेल ने प्रूव करके बता दिया कि लाइट इज ए नथिंग, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसलिए यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर जैसे मान लो कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो क्या होता है, उसके साथ एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रेवल करता है।
लाइट किस चीज़ से बना होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिसको हम फोटोन बोलते हैं, ये नाम सुने? फोटोन होता है। तो फोटोन क्या है? फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये सब चीज़ मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा इसमें मैं बता रहा हूँ क्या। हाँ, तो जो भी था, तो क्या होता है, फोटोन होता है। फोटोन में क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किससे एसोसिएटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होगा, या मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होगा, या दोनों से एसोसिएटेड होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सपोज करो उसमें मान लो कि उसका एनर्जी है 100 जूल, तो 50 जूल क्या होगा, एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड 50 जूल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमको प्रूव करके भी बताना है, और इसका बताना है, एनर्जी डेंसिटी भी बताना है, ठीक है। इसको मिटा दूं, तो चलो लिखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिख लिया। लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट क्या होता है, दोनों कैरी करता है एनर्जी और मोमेंटम। तो ये तो पढ़िए लिए हो, लाइट फोटोन से बना होता है, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी, दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इक्वली बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, फुल स्टॉप। लिखो, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। पैराग्राफ चेंज कर लिखना, बुकलेट रखो, तुम उसी में से नोट कर रहे हो। लिखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू ई इक्वल टू कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो बताया था, याद है, ई नॉट स्क्वायर यही होता था, याद है, कैपेसिटर में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। देखो, इसका जेई में पूछा हुआ है कि डायमेंशन बताओ, इसका डायमेंशन भी पूछा हुआ है कि डायमेंशन बताओ, तो वॉल्यूम कर दो, नहीं तो याद रखोगे, इसका निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट का निकालोगे, ई नॉट का निकालोगे, इसको सोल्व करोगे ना, 5 मिनट टाइम लग जाएगा। इसीलिए एनर्जी का तुम निकाल जानते हो, और वॉल्यूम एनर्जी का क्या होता है, m L2T-2, और वॉल्यूम का कितना होता है, L3। तो ये कितना हो जाएगा, mL-1T-2। आधा सेकंड का काम है, ठीक है, अगर याद रहा तो, और नहीं याद रहा तो 5 मिनट उलझ जाओगे इसी में, ठीक है। तो ये सब टर्म याद रखना। जैसे एक और हमने लिखाया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू 1/c², ऐसे हमने लिखाया था। तो अगर इसका पूछ दे, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का कितना होगा, तो ये याद रहेगा कि तुरंत कर दोगे, और नहीं तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का निकालना आसान काम नहीं है, ठीक है, तो उसमें उलझ जाओगे। तो इस टाइप से अब देखो, अभी रिसेंट ईयर में जो जेई के या नीट का पेपर होता है, कभी नहीं पूछता उसमें कि निकालो फ्लक्स का निकालो। ऐसे पिछले साल पूछा हुआ था नीट में इंडक्टेंस का पूछा हुआ था, लेकिन अब वैसा नहीं आता, अब इसी टाइप से फॉर्मूला देके पूछता है। जैसे ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है इसके लिए कि E² में 4πε0 का डायमेंशन बताओ। ये जेई में आया हुआ है, बताओ तो क्या है। ई चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या होगा इसका डायमेंशन। कुछ नहीं है, कूलम्ब्स फार्मूला, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है,
ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, नहीं होता है ना। तो ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। तो एफ का जानते हो MLT-2 और एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ML² T LQ T-2। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब ये नहीं कि तुम ई का निकालने लगो, एप्सिलॉन नॉट का निकालने लगो तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सारे फॉर्मूला याद रखो, थोड़ा देखो कि ये कैसे पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी लास्ट में क्या लिखे थे, स्टैटिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे लिखो स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये तो याद होगा, ये भी अभी मैग्नेट में पढ़ाया था, और ये भी मैं बोला था याद रखने के लिए, इस पर भी पूछा गया है, इसका भी एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो लिखो, हाँ तो लिखो लिखो द टोटल एनर्जी डेंसिटी, द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी यू ई प्लस यू बी, और ये कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी इतना हो जाएगा। समझ गए, ये जानते ही हो ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नॉट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब तुम लोग को प्रूव करके बताना है कि यू ई इक्वल टू यू बी, यू ई इक्वल टू यू बी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यू ई इक्वल टू यू बी प्रूव करके बता देना है। देख के मत बनाओ, बुकलेट बंद करो, चलो बंद करो, तुम बुकलेट बंद करो, और प्रूव करके बता देना है कि ये दोनों इक्वल है। अभी जो मैं फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/c², इसको यूज करना है, और ई नॉट इक्वल टू कितना होता है, इस दोनों को यूज करके प्रूव कर देना है यू ई इक्वल टू यू बी। करो तो, या मैं करूं, और ये तुम्हारे 19 के पेपर में पूछा हुआ है बोर्ड में, कि प्रूव करके बताओ कि ये दोनों एनर्जी डेंसिटी इक्वल होगा। जैसे किसी एक को लो, अच्छा चलो ठीक है, यू ई इक्वल टू हमने लिख दिया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको बी एप्सिलॉन इसमें करना है, तो इससे तुम एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 में c², इसको ऐसे लिख दो हाफ, इसको लिख दो 1 में म्यू नॉट c²। अच्छा, ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर इंटू c², तो यहाँ पे लिख दोगे बी नॉट स्क्वायर इंटू c², तो c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू बी। बस प्रूव्ड हो गया। तो ये चैप्टर तो 3 मार्क्स के हैं, और देखो इसमें आएगा क्या, 70% चांस है कि स्पेक्ट्रम आएगा, कि जैसे राडार में कौन सा यूज होता है, पानी में जर्म मारने के लिए किस वेव का यूज करते हैं, ये सब आएगा। और 30-40% चांस ये भी है कि ये सब आ सकता है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखूँ, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो अब ज़्यादा नहीं है, बस यही है। उसके बाद में स्पेक्ट्रम मैं बता दूंगा कि तुम लोगों को क्या क्या याद करके आना है, और उतना याद कर लो, फिर PYQ करा दूंगा। हो जाएगा मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा ये बता दो तुम लोग ये बताओ कि जैसे ये कोई रिजिड वाल है ना, एक बॉल ऐसे आके इस पे इंसिडेंट होता है, इसका मास है m, वेलोसिटी है v, और ऐसे रिबाउंस हो जाता है सेम स्पीड से। तो इसमें डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, का मैग्नीट्यूड कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सब 0 हो। इस केस में हो जाएगा 2mv। 2mv पढ़ के आए हो तुम वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में। अभी इतना ही याद रखो, मैं बाद में बताऊंगा कभी कि आता कैसे 2mv। वेक्टर का सम तो जानते ही हो। जैसे मैं बोलूँ, सुनो, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है और सेकंड वेक्टर ऐसे है, मान लो कि बी वेक्टर ऐसे है, मैं बोलूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, तो तुम ऐसे लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे है तो माइनस बी वेक्टर कैसे हो जाएगा, क्या एक डायरेक्शन में हो जाएगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। समझ गए कि कैसे है। और ये क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हाँ, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जिस स्पीड से वो हीट किया उसी स्पीड से रिबाउंस कर गया। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, एक ये सिचुएशन बता दो, ये क्या है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी कि जो भी इस पे हीट करेगा वो रिबाउंस नहीं होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्या है, एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो इसमें डेल्टा पी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, एम इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, इसको चलो पहले इतना अगर नोट करना है तो नोट कर लो, इस चीज़ का मैं यूज करूँगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि फोटोन के विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फोटोन का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, बताओ, हाफ mv स्क्वायर।
होता है ना, बिल्कुल गलत। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर किसके लिए हम करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, इसके लिए थोड़े हम हाफ एम वी स्क्वायर कर रहे हैं। ये तो जानते ही हो, एच न्यू एच सी बाई लेमडा, ये नहीं जानते हो? जानते हो ना, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, तो बोलना चाहिए इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, ये एनर्जी होता है, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होता है। क्यों नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं होता है? क्या? तो इसका रेस्ट मास जो हम एम बोलते हैं ना, वो जीरो होता है, रेस्ट मास जीरो होता है, टेंस टू जीरो। चलो इतना नोट कर लिए। अच्छा ठीक है, एक और मैं यूज करूंगा, जैसे एच इक्वल टू ई इक्वल टू कितना होता है? एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो ई अपॉन में सी कर दूं तो कितना हो जाएगा? एच बाई लेमडा, और ये पी के इक्वल टू होता है, एच बाई लेमडा पी के इक्वल टू होता है, भी जानते हो। तो ये एनर्जी है, अगर मान लो कि यू से कर दूं, यू बाई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। एच बाई लेमडा क्या होता है? पी होता है, मोमेंटम के इक्वल टू होता है। ये सब फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना 10th क्लास में, वो 11th में केमिस्ट्री में था या जो भी था। और नहीं जानते हो तो तुम कर लो, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ोगे तो सब चीज़ तुमको पढ़ाया जाएगा। क्या? एनर्जी को हमने, सपोज करो एनर्जी को हमने यहाँ पे डिनोट किया यू से, ठीक है, एनर्जी को हमने डिनोट किया यू से, तो यू बाई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। अगर ए सरफेस हो जाएगा तो कितना, डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2u बाई सी। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो जाएगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? u बाई सी। समझ गए? हाँ, तो ये सब चीज़ मैं यूज करूँगा, लिखना है तो लिख लो, और नहीं तो जानते हो तो ठीक है। चलो लिखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम। पहले टॉपिक क्या देना है? मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखे हो, उसके बाद में लिखना है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम। एनर्जी का तो अभी हमने लिखा ही दिया, एज इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस, फुल स्टॉप। लिखो, इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, if an electromagnetic wave transfers a total energy u, capital U, to the surface, u to a surface in time t, then total linear momentum delivered to the surface is u by c। u by c किसके लिए है? फॉर परफेक्टली या कंप्लीटली ऑब्जर्विंग सरफेस के लिए। इफ वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी कितना हो जाएगा? 2u by c। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे अब ये चीज़ डुअल नेचर में बताऊंगा कि जैसे लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? इसका मोमेंटम डिलीवर्ड होगा, तो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इस पर प्रेशर भी होगा। जो भी फोर्स होगा उसमें हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो प्रेशर हो जाएगा। उस प्रेशर को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। बस यही चीज़ है, ठीक है, लिखाया हूँ। व्हेन ये सब जरूरी नहीं है, बस यहाँ तक जरूरी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी तक जरूरी है, ये सब जरूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ गए? तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब देखो, इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में क्या है याद रखना है? सब टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर देखो, पेज नंबर 18, 19,
20, ठीक है। सभी याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ वही याद करना है, इतना याद भी नहीं कर पाओगे तुम। देखो जो तुमको इजी हो, जो तुमको इजी लगे, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेंज याद रखना। हाँ, जैसे मान लो कि कोई एक याद कर लिए, फ्रीक्वेंसी याद कर लिए, वेवलेंथ याद कर लिए, और मान लो कि तुम फ्रीक्वेंसी याद कर लिए, वेवलेंथ पूछ दे तो कैसे निकालोगे? तो एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, इस फॉर्मूला से निकाल दोगे। फ्रीक्वेंसी का रेंज याद है, वेवलेंथ का रेंज तुम निकाल सकते हो। तो कोई एक याद रखना है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, और उसका यूज क्या है वो याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसके बाद में कौन सीरियल नंबर, जैसे रेडियो वेव, ऐसे सोर्स नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे रेडियो वेव, सेकंड में माइक्रोवेव है, ठीक है ना, थर्ड में इंफ्रारेड है, फोर्थ में विजिबल है, फिफ्थ में अल्ट्रा वायलेट है, सिक्स्थ में एक्सरे हैं, और सेवेंथ में गामा रे है, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी याद रहना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कॉस्मिक रेट नहीं है, इतना ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में गामा रे तक है, क्या क्या याद रखना है इसमें? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का कोई रेंज याद रखना है, ठीक है। और यूज, हाँ, सबका याद रखना है। या वेवलेंथ कोई एक याद रखोगे जो तुमको इजी लगे। नहीं, देखो सुनो, क्या याद रखना है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेंज और यूज। देखो उसके नीचे लिखा हुआ है यूज, सब में यूज लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही क्या, टेबल नहीं, जो ये सब गिवन है वो सब गिवन है ना। देखो पेज नंबर 18 पे गिवन है, 19 पे गिवन है, 20 पे गिवन है। तो ये सब कुछ गिवन है, सब कुछ नहीं याद रखना है, सब तो बता रहा हूँ। तो कुछ भी ले लो, वही लिख लो वेवलेंथ। इसमें यूज तो मेन यूज, हाँ यूज, यूज भी है। तो यूज याद रखना है, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रेंज याद रखना है, बस ये हो गया। अब इसमें क्या पढ़ाना कि इसका वेवलेंथ इतना से इतना तक होता है, इसका यूज यहाँ यहाँ होता है। तो इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये तुमको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्लास में, अब थर्सडे को देखो, रक्षाबंधन कब है? कहीं कल है, कहीं थर्सडे है।